नमस्ते भैया बहनों, आज हम वर्णमाला के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पढ़ते और समझते। तो अपना पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो इसमें ऑप्शन सुनना आप। पहला है शब्द, दूसरा है व्यंजन, तीसरा है स्वर और चौथा है वर्ण। तो चारों में से आपको सिलेक्ट करके बताना है। एक बार और मैं बोल देता हूँ, शब्द, व्यंजन, स्वर, वर्ण। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण, है ना। तो वर्ण पे मैं टिक लगा दूंगा, है ना। तो ये वर्ण पे मैंने पहले से टिक लगा रखा है, ठीक है। अगला प्रश्न है अपना, वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णमाला किसे कहते हैं, है ना। तो शब्द समूह को, कि वर्णों के संकलन को, है ना, कि शब्द गणना को, कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो अपन ने अच्छी तरीके से इसको पढ़ा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वर्णों के व्यवस्थित समूह, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, है ना। वर्ण के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं, ठीक है ना। इसका राइट आंसर होगा। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अपना प्रश्न है, निम्न में से कंठ से ध्वनियाँ कौन सी है ना। कंठ से ध्वनियाँ कौन सी वो बताना आपको। तो मैं देखना, जो कंठ से उसके आवाज़ निकलती है, तो क, ख, कि य, र, कि च, कि ट, न। तो आपको एक एक वर्ण को क्या करना है? बोलना है। उसके उच्चारण ध्वनि को आपको अपने मुख से किस भाग से वो निकल रही है, कौन सा भाग आपका अंग कार्य कर रहा है, उसके हिसाब से देखा जाए तो क और ख इसमें कंठस्थ ध्वनि होगी। तो मैं इस पर क और ख पे में इसका राइट आंसर है। य र तो हो ही नहीं सकती है, य र, है ना। इस कंठ साउंड आ ही नहीं रहा। च छ, ये जीवान से तालमेल हो रहा। ट ठ उष्मा हो रहा है ना। तो कुल मिला के इसका राइट आंसर होगा क और ख। इसमें अपना चौथा प्रश्न, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से है ना। तो ये अपने डीप में पढ़ा है। तो वर्ण समझना आप, ग ग, च झ, ड ड, कि प फ। तो इसको अपने को पढ़ते से समझ रहा कि जो ड और ड है ये मूर्धन्य व्यंजन है ना। तो अपन इस पे ड और ड पे इसका राइट आंसर अपना टिक लगा लेंगे, ठीक है। और ये रेलवे एग्जाम 1997 में आया हुआ भी है। अगला प्रश्न, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से होते? अल्प प्राण यानी जिसको बोलने से अपने कम हवा निकलती मुंह से। तो पहला है छ ज, इसमें ज़्यादा निकल रही है। क ग, इसमें थोड़ा कम। और ऑप्शन अपन देख लेते, थ द, इसमें थोड़ी ज़्यादा निकल रही। फ ब। तो कुल मिला के इसका राइट आंसर होगा क और ग, क्योंकि जब अपन इन दोनों वर्णों को बोलते हैं तो हमारे मुख से हवा कम निकलती है ना। अल्प प्राण यानी आधा मुख खुलता है। निम्न में से नासिक्त व्यंजन कौन से है ना। नासिक्त व्यंजन यानी जो नाक से भी उसकी ध्वनि निकलती, हवा निकलती। श, ये तो हो ही नहीं सकता है। ग भी नहीं हो सकता, च भी नहीं हो सकता। अण, जब अपन न बोलते तो स्पष्ट अपने को महसूस भी हो रहा है, फील भी हो रहा है कि अन्य होगा, ठीक है। सातवां प्रश्न अपना, ए और आई के वर्ण क्या कहलाते है ना। ए और आई के वर्ण क्या कहलाते हैं? तो देखो, नासिक्त नहीं हो सकते, मूर्धन्य संभव ही नहीं, ओष्ठ्य वेस्टर्न होट तो कार्य नहीं कर रही है ना। कंठ ताली नहीं, इसमें कंठ में आपको कंपन महसूस हो रहा है। और तालव्य ए आई है ना। ताली मतलब कंठ जो है अपने ताली जैसी इसमें आकृति बन रही है जब अपन बोल रहे साउंड की। तो इसका राइट आंसर होगा कंठ और ताल्य। ए और आई क्या है? कंठ और ताल्य। अगला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से? अम और अह, है ना। ये मैं पर कल अच्छे से आपको जब बता चुका था, अम और अह, है ना। क्यों है? अयोगवा वर्ण वो होते हैं जो ना तो स्वर में आते हैं ना व्यंजन में आते। स्वर में इसलिए नहीं आते क्योंकि ये स्वतंत्र अवस्था में इसकी ध्वनि आवाज़ नहीं आ रही है। और व्यंजन में इसलिए नहीं आते, व्यंजन की एक विशेषता ये होती है कि जो भी जितने भी व्यंजन होते हैं उनके पीछे स्वर आता है, जबकि इसमें अम में पहले स्वर आ रहा है, इसलिए व्यंजन भी नहीं, इसलिए इसको अयोग व्यय की श्रेणी में रखा जाता है। इनको अनुस्वार बोलते हैं अ को, और अह को विसर्ग बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से बताए कि शब्द में द्वित्व व्यंजन है ना। द्वितीय व्यंजन किस शब्द में अपने को बताना है। तो इसमें पुनः, इलाहाबाद, दिल्ली, उत्साह। तो इसमें द्वित जो व्यंजन है वही दिल्ली वाले शब्द में है ना।
दिल्ली वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, श श श ह कौन से व्यंजन है? देखो श श श, इसमें अपने को बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे अपने को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है ना, ज़्यादा दबाव आ रहा है, तनाव आ रहा है, तो ये संघर्षी व्यंजन है ना, संघर्ष यानी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से बताइए नवीन विकसित ध्वनि कौन सी है? नवीन विकसित ध्वनि कौन सी है अपने को बताना है। तो उ ए आई श श कि ख और ग, जिसमें नुक्का शब्द लगा बिंदु, तो इसमें ख और ग पे बिंदु लगे हुए है ना, तो ये क्या है? ये नवीन विकसित ध्वनियाँ है ना। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? तो ख च म ठ, जो ख और च और ठ है ये तो अघोष वर्ण है, जबकि म इसमें क्या है? घोष वर्ण है। कौन सा अमानक वर्ण है? अमानक वर्णों को समझना है। ख, ध, भ कि भ, तो इसका राइट आंसर होगा भ। ठीक। अगला प्रश्न, क ग ज भ ध्वनियाँ किसकी है? ये इनके सबके नीचे क्या नुक्ता लगा हुआ है ना, बिंदु लगी हुई है, तो हम जानते हैं ये अरबी और फारसी शब्द भाषा की है, तो जहाँ अरबी फारसी वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, हिंदी के मूल वर्णों की संख्या कितनी है? तो जो हिंदी के जो मूल वर्ण उनकी संख्या 52 है ना, तो इसमें जो 52 है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, अक्षर ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? अक्षर जो ध्वनि है वह संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है, और हम जानते हैं इसके कौन कौन से अक्षर से निर्माण से बनी हुई है ना, क और श से। ठीक है। हिंदी शब्दकोश में अक्षर का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? अक्षर का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो क के बाद में आता है ना, क इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञ वर्ण किस वर्णों का संयोग से बना है? तो ज और ण्य से है ना, ज और ण्य है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला फिर अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष वर्ण अ ज ह ये तो सघोष वर्ण है, श इसमें अघोष वर्ण होगा। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ, घ है ना, कंठ में आवाज आ रही है इसकी। इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ड, ड का ड कि ज्ञ, ज्ञ संयुक्त व्यंजन होगा। 4 संयुक्त व्यंजन होते हम जानते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? तो ऑप्शन सुनना इसमें, त, न, द, ट नहीं है, बाकी त, न, द, ट तो है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपना, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो हम जानते हैं कि जो शब्द के अंत में आ आता है उसे अकारत शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अकारत। तो इस ऑप्शन में जहाँ अकारत वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, अक्षरवर्ण किसके योग से बना है? तो अक्षरवर्ण क और श के योग से बना हुआ, तो ऑप्शन में जहाँ क और श है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो हम जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 13 होती है ना, कुल तो 13 होती है। जो अयोग आते हैं है ना, ये अनुस्वार और विसर्ग, ये इनकी भी गिनती उसमें होती है ना। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है? तो इसमें ऑप्शन सुनना आप, अ उ ए अण, तो अण नहीं है, देखने से आपको समझ में आ रहा है। अगला, निम्न में से कौन सा ट वर्ग नहीं है? ट वर्ग नहीं है, तो ठ है, ड है, न है, जबकि ग नहीं है, ग च वर्ग में आता है। ठीक है ना। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। हिंदी वर्णमाला में मुख्यतः वर्णों की संख्या कितनी? 33। निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर, तो ई ज ड के आ हमेशा पश्च स्वर में आता है, यदि ऑप्शन ऐसा रहे तब। निम्न में कौन सा अयोगवा है? तो अयोगवा जो शब्द है वो विसर्ग है ना। संयुक्त व्यंजन, महाप्राण, अल्प प्राण, तो अयोगवा शब्द कौन से होते हैं? विसर्ग वाला होते हैं। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है कौन सा है? तालव्य है ना, ताल छ, ताल जैसे आकृति बनती है इसकी, बोलते हैं अपन। तो निम्न में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? अक्षत है, त्रव्य, ज्ञ, जबकि श नहीं है, षटकोण का नहीं है ना। ताल्य व्यंजन है, ताल्य व्यंजन में हम जानते हैं ना, मतलब ये शब्दों को सुन के आपको अंदाजा लगा देना है ना। तो च ताल्य व्यंजन है, च छ ज ज, ये तो लग रहा है
त थ द द, ट ठ ड न, प फ ब म, ये तो नहीं लग रहा। तो इसका राइट आंसर होगा च छ ज ज। च वर्ग के सभी वर्ण तालव्य व्यंजन आते हैं। य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है? य र ल व, है ना। तो अंत स्तर के व्यंजन है ना, ये कौन से? अंत स्तन के। य र ल व, जब अपन बोलते हैं इनको तो अंत यानी जो अपने कंठ है उसके अंदर से इसमें साउंड की ध्वनि अपने को सुनाई देती है ना। अनुनासिक का संबंध होता है वर्ग के पंचमाक्षर का। अनुनासिक व्यंजन कौन होते हैं? प्रत्येक वर्ग के पंचमाक्षर, है ना। अनुनासिका का संबंध हो नाक और मुख से। अनुनासिका का संबंध किससे होता है? नाक और मुख से। अनुनासिका का व्यंजन होते हैं वो कौन से होते हैं? वर्ग के पंचमाक्षर, है ना। अगला वाला ऑप्शन में पहले बोल दिया था। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या तो 11 है। हिंदी वर्णमाला में देखा जाए तो यूँ 13 है, क्योंकि वो 2 अनुस्वार है ना, एक विसर्ग। कोष्ठ्य ध्वनि का उदाहरण है औ, ए, क, त। औ दिख रहा है मुझे तो कोष्ठ्य। भाषा निर्माण की इकाई के सही अनुक्रम है कौन कौन सा? जो भाषा निर्माण इकाई के सही अनुक्रम है वो पहले ध्वनि, ध्वनि से फिर शब्द बना, शब्द से पद, पद से फिर वाक्य, ये इसका क्रम सही है ना। भाषा निर्माण की इकाई का सही क्रम है पहले ध्वनि, फिर शब्द, फिर पद और फिर वाक्य। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवरण में उच्चारित व्यंजन ध्वनि का सही अनुक्रम बताइए। मतलब अपने को जो कंठ से लेकर मुख के विवरण में उच्चारित जो व्यंजन ध्वनि है उनका सही क्रम कौन कौन सा है? तो इनका जो सही क्रम है वो अपने को देखो, ये तो हमको पता है कि जो कंठश है वो पहले आता है, फिर तालव्य, फिर वर्तश, फिर दंतश, फिर ओष्ठ। ओष्ठन सबसे बाहर है ना, मुंह के बाहरी भाग है होठ, फिर दंत, उसके बाद वत्स, फिर तालव्य, फिर कंठश, है ना। ये इसका सही क्रम है। तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते, क त वदत ओ, कत वत ओ। ठीक है ना। अगला प्रश्न, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? तो प्रयत्न के आधार पर देखा जाए तो हमने पढ़ा था इसको, जो पार्श्वक जो ध्वनि होती है वो ल की होती है ना, प्रयत्न के आधार पे। ठीक, अगला, इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? देखना, ग ग ये तो सघोष ध्वनि है, ड ड ये भी, त द ये भी, जबकि प और फ ये क्या है? अघोष ध्वनि है। प और फ इसमें क्या है? अघोष ध्वनि है। ठीक है, 3 प्रश्न बचे उनको देख लेते अपन। इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? जो हिंदी शब्दकोश के सबसे अंत में आता है, तो ऑप्शन सुनना, कृषक, क्रम, कृषाणु, क्लीव। क्लीव जो शब्द है वो हिंदी शब्द के सबके अंत में आता है, तो क्लीव अपना इस ऑप्शन में राइट आंसर हो जाएगा, क्लीव। निम्नलिखित में से विवृत स्वर है, विवृत स्वर कौन से? ऑप्शन सुनना, ई, आई, ऊ और ओ। तो ओ जो है इसमें विवृत स्वर होगा, है ना। और डीप में देखना है तो आप इसकी पिछले वाली वीडियो में जाइए, देखिए। निम्नलिखित में से तालव्य क्या है? अब क्या अपना तालव्य क्या है? तो इसमें देखो, तो इसका अपना राइट आंसर होगा जो तालव्य जिसकी, तो इसमें है च, त, ट और न, ज। तो अपना जो है इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा पहला और चौथा। क्यों? जो च वर्ग के जितने भी वर्ण हैं वह सब तालव्य में आते हैं ना। तो इसमें च है, त, इसमें च वर्ग में नहीं है, ट भी नहीं है, जबकि ज है ना। तो एक तो च है और एक ज है। ठीक है, आगे अपन कुछ नोट करके एक बात लिख रखी है उसको अपन देख लेते हैं और समझ लेते हैं, है ना। तो देखो, आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। इसमें दे रखा है, हिंदी में वर्णों की संख्या को लेकर विद्वान में बहुत विवाद है ना। मतलब जो वर्ण उनको लेकर विद्वानों में बहुत विवाद रहा। क्यों रहा? क्योंकि हिंदी में वर्णों की संख्या किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार 43 है। कितनी है? 43 है। जबकि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 46 है ना। और उदय नारायण तिवारी के अनुसार 51 है। धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार
53 है, जिसमें 13 स्वर है और 40 व्यंजन है आदि। एक फैक्ट और क्या है इसमें, एक है स्वरों की संख्या को लेकर विद्वानों के विवाद में, इसलिए प्रश्नों की भाषा के अनुरूप जवाब दी, है ना। यदि सामान्य स्थिति में स्वरों की संख्या पूछे तो वो कितनी है, 11, है ना। और स्वरों की कुल संख्या पूछा जाए तो 13। सामान्य अवस्था में स्वरों की कुल संख्या कितनी है, यदि प्रश्न ऐसा पूछा जाए तो 11, और स्वरों की कुल संख्या कितनी है तो 13। और शुद्ध उच्चारण की दृष्टि में स्वरों की संख्या कितनी होती है, 10। ठीक है, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे भैया बहनों, आज हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पढ़ा और समझा, है ना। कल अपन अगला टॉपिक को लेके आएंगे, तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।